प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द स्टिचिंग वाइब्रेशन एंड इन दिस लेक्चर आई विल कंप्लीट दीस फैक्टर्स। तो आपने जब डिस्कस किया था फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द स्टिचिंग वाइब्रेशन, तो उसके इसमें फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का, और उसका ये था कि जैसे जैसे आपके पास एक्स करेक्शन इंक्रीज होता है तो आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, और रीजन आपके पास ये थी कि आपके बैंड लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे एक्स करेक्टर इंक्रीज होता है, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। सो नेक्स्ट फैक्टर इज the effect of mass. Masses of bonded atom. अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ आपके बॉन्डेड एटम अटैच है और बॉन्डेड एटम का मास जो होगा वो इफेक्ट करेगा स्टिचिंग वाइब्रेशन पे। वो कैसे इफेक्ट करेगा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिचिंग वाइब्रेशन। मीन आप ये कह सकते हैं कि U is inversely proportional to the masses of bonded atom. As the masses of the bonding atom increase, the stitching vibration will be decrease and vice versa. For example, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप है, जैसे आपके पास कार्बन है और कार्बन आपके डिफरेंट एटम्स से अटैच है और उनके मैसेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास स्टिचिंग वाइब्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है सिंगल बॉन्डेड, और एक कार्बन है जिसके साथ आपके पास ऑक्सीजन अटैच है और सिंगल बॉन्ड से, और एक कार्बन है जिसके साथ आपके पास कोई और हैवी एटम अटैच है और कार्बन कार्बन अटैच है, ऐसे कह सकते हैं। अब आप देखें तो आपके पास कितनी टाइप्स की कार्बन है। एक कार्बन वो है जो हाइड्रोजन से अटैच है और हाइड्रोजन इज हैज लाइट मास, क्योंकि इसका मास आपके पास बहुत सबसे कम है और आपके पास 2 है ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन के अगर आप मास देखें तो ये आपके पास 32 ग्राम पर मोल है और कार्बन के देखें तो आपके पास 12 ग्राम पर मोल है। तो जैसे मासेस की जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये है कि कार्बन इज ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन एंड कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। मीन कि हम ये कह सकते हैं कि masses of the bonded atom is oxygen is greater than carbon and carbon is greater than hydrogen। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो स्टिचिंग वाइब्रेशन इनकी क्या होगी? इसी तरह से डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन की केस में बहुत कम, कार्बन की केस में ग्रेटर, हाइड्रोजन की केस में सबसे ज्यादा। तो अगर आप स्टिचिंग वाइब्रेशन की वैल्यू देखें तो इन केस ऑफ CC बॉन्ड आपके पास ये जो बॉन्ड है आगे स्पेक्ट्रम में ये 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, और ये वाला बॉन्ड आपके पास 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, और ये वाला बॉन्ड आपके पास 29 to 2800 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, यानी कि 2800 से 2900 2900 सेंटीमीटर इनवर्स टू 2800 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये बॉन्ड पेयर होता है। तो हम ये कहते हैं कि स्टिचिंग वाइब्रेशन of the compound will be increased as the masses of the atom bonded atom will be decreased। अब रीजन क्या है कि बॉन्डेड एटम के मास डिक्रीज से आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन क्यों आपकी इंक्रीज होती है? क्योंकि लाइटर मैसेज जो होती हैं उनको जो सेंटर मेटल एटम होता है वो अपनी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और जो आपके पास और उस केस में उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप देखें, एक बात याद रखें कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम इस केस में AB एटम को एज अ स्प्रिंग डील कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखो कि इट इज अ स्प्रिंग लाइक बॉन्ड, तो बॉन्ड आपके स्प्रिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो स्प्रिंग का एक हिस्सा जो होता है वो एक वॉल से कनेक्टेड होता है, तो वॉल आपकी क्या है? सेंटर मेटल एटम, और सेकंड पोर्शन आपके पास एक मैस से कनेक्टेड होता है, तो वो आपका कौन सा है? बॉन्डेड एटम। अगर आप लाइटर मैस को कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग से तो उसकी स्टिचिंग कम होगी, मीन के वो बॉन्ड लेंथ उसकी चेंज कम होगी, और जब बॉन्ड लेंथ कम चेंज होगी उसका इट्स मीन कि वो बॉन्ड दो एटम के दरमियान स्ट्रांगली जॉइन होगा। जब वो बॉन्ड स्ट्रांगली जॉइन होगा तो उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू अदर इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन जो है मैसेज ऑफ बॉन्डेड एटम के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी आप ऐसे समझ लें कि ये आर कम फील करेगा और इसके केस में बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी? लेस इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी सबसे कम होगी, लेस होगी,
टेक्स्ट होगी। और इस केस में आपके पास कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर 32 है, तो इस केस में मैक्सिमम बॉन्ड स्टिच हो जाएगा, और बॉन्ड जब स्टिच हो जाएगा तो वीक होगा, तो 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट द बॉन्ड, और इस केस में आपके पास उससे कम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज साइज। आप साइज भी कह सकते हैं, आप मैसेज भी कह सकते हैं, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम और मैसेज ऑफ द बॉन्डेड एटम। अगर आप नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जाएं तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इस डायरेक्शन स्टिचिंग वाइब्रेशन इन हायर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के जैसे जैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन हाई होगी, और एंड वाइस वर्सा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट द बॉन्ड, such type of spectroscopy mean के such type of vibration will appear at higher frequency in higher spectrum। तो इसकी बेस्ट वेल नोन एग्जांपल अगर देखें तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक ऐसे कार्बन हो C और उसके साथ मीन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो, और दूसरी कार्बन आपके पास हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, और तीसरी कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, तो अब आप देखें बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की केस में आपकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर होगी 1.23 एंगस्ट्रॉम है, और डबल बॉन्ड की केस में आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है दैट्स 1.38। इस केस में आपके पास 1.38 है और इस केस में आपके पास 1.56 एंगस्ट्रॉम है। अब ये देखें जब आप देखते हो कि ये वाला बॉन्ड एस्पेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो एक्चुअली आपकी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज होती है। जब पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास इंक्रीज होती है। तो ये वाला जो H है, ये C है, ये कैसे एक्ट करेगा एज ए पोर्शन नेगेटिव और ये एज ए पोर्शन पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। जैसे इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो इस केस में आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो हायर स्टिचिंग वाइब्रेशन में ये 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपेयर होती है इसकी पीक, और इसकी पीक आपके पास 28 to 2900 सेंटीमीटर इनवर्स 28 सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास अपेयर होती है, और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे इस बॉन्ड की पीक अपेयर होगी। जो कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसकी पीक आपकी इस तरह से अपेयर होती है। नाउ इन द नेक्स्ट फैक्टर that is the electronegativity difference of the atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम की अगर बात करो तो स्टिचिंग वाइब्रेशन आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे जैसे बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉन्ड है CO का और एक बॉन्ड है CH का। अब आप देखें तो ये जो आपके पास है H से हाइड्रोजन इज लीस्ट पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे जैसे आपके पास इनके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके मास भी साथ साथ इंक्रीज होता है, तो एज ए रिजल्ट दोनों फैक्टर से इनकी स्टिचिंग वाइब्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में आपके पास पेयर होगी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और इस केस में आपके पास 29 to 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको 100 समझ। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है बॉन्ड लेंथ का। देखिए बॉन्ड लेंथ का तो आपको ऑब्वियसली क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास स्टिचिंग वाइब्रेशन डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा।
और इसके एग्जांपल्स में आप खुद से कोड कर सकते हैं और यही आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसकी एग्जांपल खुद से कोड करनी है। अगर आप नेक्स्ट फैक्टर की बात करो तो आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे आपके पास कितनी टाइप्स देखिए रेजोनेंस की। हम ये कहते हैं द कॉन्जुगेशन इन अ कंपाउंड, कॉन्जुगेशन के आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, उनकी मूवमेंट को आप कॉन्जुगेशन बोल देते हो। तो जैसे आपका पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है तो होता क्या है कि आपके पास एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो बस 2 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो जाती है, अगर sp2 है तो वो उसका दूसरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो जाती है, तो बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। तो जैसे आपके पास डबल होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, हो रही होती है। जैसे कि आप ये कहते हो कि लेट्स सपोज एक में बस ये कार्बन थी, एक ये कार्बन थी और एक ये कार्बन थी। अब इस केस में इसके पास sp2 करेक्टर था, इस केस में भी आपके पास sp2 करेक्टर है, लेकिन ये देखें ना ये वाली जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड है। अब जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसमें कौन सा करेक्टर आएगा, सिंगल करेक्टर, और ये वाला इसमें शिफ्ट होगा तो इसमें इसके पास क्या होगा, सिंगल करेक्टर आएगा। ऐसे ही आपकी शिफ्टिंग होगी ना, तो जैसे ही आपका शिफ्टिंग हो तो उस केस में सिंगल करेक्टर अगर एक कंपाउंड ऑब्टेन करें तो उस केस में उसकी स्टिचिंग वाइब्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और स्टिचिंग वाइब्रेशन आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। This is all about the factor affecting on the stitching vibration. अच्छा बच्चे इनको पढ़ने का फायदा क्या था, क्योंकि हमने इनको डिस्कस किया। जब आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम इंटरप्रेट करेंगे तो उसके से आपकी जो है एवरी फैक्टर के बारे में अगर मोह नहीं होगी तो आप इंटरप्रिटेशन इजीली नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ ऐसे एटम होंगे जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा, कुछ ऐसे एटम होंगे जिनके साथ आपके पास बॉन्डेड एटम के वैल्यूज इंक्रीज हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिनकी बॉन्ड नेचर चेंज हो रही होगी, जैसे रेजोनेंस में जा रहे होंगे। तो ऐसे केस में आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन जो होगी वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वजह से पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईआर के रीजन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट द आईआर स्पेक्ट्रम विद इन मोमेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बच्चे ये जो सारे लेक्चर्स हैं आपके लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं, इन सब को आपको किसी को अगर बेसिक नहीं आती तो वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और जिसको बेसिक नहीं आएगी तो वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आईआर की सैम्पलिंग, आईआर के इंस्ट्रूमेंटेशन, आईआर की इंटरप्रिटेशन, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। और हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टिचिंग वाइब्रेशन ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड की स्टिचिंग वाइब्रेशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो दैट्स विल बी द रिमेनिंग टॉपिक इन रिलेटेड टू आईआर स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे। आज के लेक्चर तक इतना ही सही, आप सारे लेक्चर दोबारा से रिवाइज कर लें और उनके कंसेप्ट्स क्लियर कर लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क from by using comment box. I shall reply you your question answer, and please try best to improve the concept in order to elucidate the structure of the compound. हमारा मेन मकसद क्या था, आईआर की एप्लीकेशन करना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे तो आप फर्दर आईआर की एप्लीकेशन कर पाएंगे।